स्त्रियों को सिर्फ घर के काम काज में ही ना रखा जाए, बल्कि उनको भी बराबरी की दृष्टि से देखा जाए। और वो 100 पे 90 लड़कियां थी, अब वो 100 पे 120 हो गई है। दलित साहित्य की जो नींव है वो इसी आधार पे है कि ये भोगा हुआ इतिहास लिख रहे हैं, भोगा हुआ जो है कहानी कथा लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं। जो लेखनी में जो है और धार पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि जो है वो और अच्छे से जो है तरीके से चोट करे। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं दलित लेखक संघ के संरक्षक हीरालाल राजस्थानी, और हम इनसे खुद ही जानेंगे। उन्होंने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था और सावित्रीबाई फुले जयंती है कल 3 जनवरी को, और उसी के उपलक्ष्य में लेकर शिक्षा का क्या महत्व है महिलाओं के लिए, इसको लेके उन्होंने एक सेमिनार आयोजित किया था। और हम उनसे खुद जानेंगे कि आखिर पुरुषों को किस तरीके से महिलाओं का सहयोग करना चाहिए कि वो समाज में सावित्रीबाई फुले बन पाएँ, तमाम ऐसे बहुजन आइकॉन्स की बात करें, मायावती बन पाएँ, ऐसे तमाम, क्योंकि जिस समाज की हम बात कर रहे हैं उस समाज की महिलाओं की क्या दशा है वो आप लोग, हमारे दर्शक है, आप लोग खुद ही बेहतर जानते हैं। तो हीरालाल जी, आपका नेशनल दस्तक में स्वागत है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा सवाल पहले तो एक जेंडर के आधार पे हम आपसे सवाल करते हैं कि आप एक पुरुष होने के नाते दलित लेखक संघ को चलाने का मोटिव आपके ख्याल में कैसे आया? दरअसल जो है दलित लेखक संघ सन 1997 में बना, जी। और उस समय जो इसको बनाने की भूमिका में जो थी वो भी एक महिला थी, रजनी तिलक, जिन्होंने इसकी जो है नींव रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उनके द्वारा ही मैं जुड़ा इसमें। तो मुझे जब लगा कि इस संगठन में जो है किस तरह से हम उपेक्षित चीज़ों से रहें और अपनी तरह से हम इन चीज़ों को जो उठाना चाहते हैं, तो इसका गठन हुआ और मैं इससे जुड़ा भी। और उसमें जिस तरह की जो चीज़ें आती रहीं विचार की को लेकर, तो वो जब धीरे धीरे सीखते चले गए, अपनाते चले गए, तो उसमें लगा कि हाँ वाकई जो है दलित लेखक संघ जो निर्माण हुआ है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मतलब स्त्रियों को और पुरुषों को सम्मान जो है अवसर देता है। तो इसका गठन जो है इस तरह से इसका हुआ था। सर, जिस तरीके से आपने बोला कि ये मंच है जो स्त्री पुरुषों को एक समान प्लेटफॉर्म देता है, क्या वाकई में यहाँ से लोग जो सीख कर जाते हैं, क्या समाज को वो दृष्टि हम प्रदान कर पा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो अवधारणाएं हैं, जो अवधारणा जो है ज्योतिबा फुले, जिसको मैं बोलता हूँ हमेशा कि वो जो है हमारे सामाजिक क्रांति का जो है नवजागरण, उसको मैं कहता हूँ। क्योंकि वहाँ से जो ज्योतिबा फुले ने अपनी जो पत्नी को, सावित्रीबाई फुले को, जिस तरह से तैयार किया, उनको पढ़ाया, और ये भी एक देखिए कि एक को स्टूडेंट के मतलब उन्होंने जो है, उनके पुत्र भी नहीं था, तो उन्होंने उसको लेकर भी कोई तानाकसी वहाँ पर स्त्री को जो है नहीं दी। वो उससे ऊपर उठ के बात करते थे, और एक जो विधवा महिला को उन्होंने जो है उस कंडीशन में जो है अपनाया, जिस कंडीशन विधवा होने के बावजूद उनके जो है बच्चा था पेट में, तो गर्भवती होने के बाद उनको अपनाया, उस बच्चे को जन्म दिलवाया, और उस बच्चे को उन्होंने पाला और डॉक्टर बनाया। तो मैं कहता हूँ कि जो ज्योतिबा फुले और जो सावित्रीबाई फुले हैं, उनकी जो इस विचारकी को जो है हम इस और अंबेडकर की विचारकी को हम इस दलित लेखक संघ में जीते हैं, इसको जो है प्रसारित करते हैं। तो ये जो है इसका एक हमारा एक चलन है जिसको हम निभाते चले आ रहे हैं। सर, साहित्य की अगर हम बात करते हैं, उसमें महिलाओं के लिए तमाम दलित इश्यूज़ पे तमाम तरीके के आर्टिकल्स लिखे हैं, लेकिन समाज की जो हम ज़मीनी स्तर की बात करें उस पे दशा कुछ और होती है। हम अम्बेडकर और फूले की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हमें एक्चुअल में वो चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं? बात आपकी ठीक है निधि जी कि ये व्यवहारिकता में कुछ और है, और हम जो साहित्य में कुछ और आता है। तो साहित्य तो खैर एक आगे बढ़ने की बात करता है, आगे बढ़ के बात करता है। तो यहाँ पर जो आपने भटकाव की जो बात की है इसमें, तो ये जो है बात हम स्वीकार करते हैं। इसमें भी समाज को जो है वहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा, और ये समय जो है चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आज भी जो है हमारा समाज जो है जिस चंगुल में फंसा हुआ है, वो जो है आज का नहीं है, वो सदियों सदियों का है। उससे बाहर निकलने का एक प्रयास होता है, एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया से गुज़रना होगा, और उसके गुज़रे बिना जो है बात बनेगी नहीं। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हमारे इस मैनिफेस्टो में है कि हम स्त्रियां और जो थर्ड जेंडर है उनको भी,
और जो हमारे दलित विचारकी को जो अम्बेडकर की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं उनको भी, मुस्लिमों को भी, हर उपेक्षित जो है वर्ग को हमने जगह दी है उसमें। क्योंकि अम्बेडकर जो है या फुले जो है या ज्योतिबा या सावित्रीबाई फुले किसी एक आदमी की बपोती नहीं है, एक समाज की बपोती नहीं है। वो सभी मानव जाति के लिए है। सभी मानव जाति के जो लोग हैं, सभी वर्ग के जो लोग हैं, वो उसको अपनाएं और उनका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि ये जो है एक मानवीय प्रक्रिया है। इस मानवीय प्रक्रिया में हमारा सबका होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये मतलब किसी एक की ठेकेदारी हो भी नहीं सकती है। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे जो है रोपण करें इसका समाज के अंदर। फिर उस रोपण को करने के बाद में उसकी आउटपुट देखें कि हो क्या रहा है, कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। तो उन दिक्कतों को हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने आज का टाइटल जो रखा है सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पे कि स्त्री के पक्ष में शिक्षा का महत्व। तो बिल्कुल जब जब जो है शिक्षित कोई वर्ग हुआ है वो जो है अब किया है उसने, वैचारिक रूप से भी और जो है सामाजिक रूप से भी। तो ये तो जो है होता ही है कि शिक्षा जो है स्त्रियों के हमेशा पक्ष में रही है, दलितों के पक्ष में रही है। और उसी चीज़ से जो है सदियों सदियों से हमें वंचित रखा गया, तभी हमें यहाँ पर जो है बराबर आने में जो है समय लग रहा है, लेकिन आ रहे हैं बराबर। क्योंकि आप पुरुष हैं सर और मैं एक स्त्री, इस आधार पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं और दलित समुदाय की महिलाएं आगे आ रही हैं, काफ़ी नाम कर रही हैं, पुरुषों के तौर पे क्या भूमिका होनी चाहिए महिलाओं को सहयोग करने में? देखिए, मैं तो जब ज्योतिबा फुले की जब विचारों को समझते हैं तो हमें जो है आज हर आदमी को जो है ज्योतिबा फुले बनने की ज़रूरत है। आज वर्तमान में हमारी जो अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं और महिला ही महासचिव हैं, उपाध्यक्ष महासचिव हैं, कितने लोग जो है महिलाएं हैं, पहले नहीं था ऐसा। और यहाँ पर इस संगठन में 8वीं पास से लेकर और पीएचडी तक के जो है महिलाएं हैं। तो ये जो एक ये अगर गिनती करें तो राजकुमारी जी के तौर पे जो है ये चौथी जो है महिला अध्यक्ष हैं दलित लेखक संघ की। तो हम जो है इस पे नहीं जाते, हम पहले मानव हैं, इंसान हैं, और हम उन प्रतीकों को भी समझते हैं कि हम अगर ऐसा करते हैं तो इन महिलाओं को देख के और भी महिलाएं जो है आकर्षित होती हैं इस संगठन की ओर और वो अपना योगदान देती हैं। इसीलिए इनको जो है जो संगठन ने बनाया है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि हम जो है ज्योतिबा फुले की जो इन चीज़ों को समझें, जेंडर से अलग होके जो एक इंसान के तौर पे मैं देखता हूँ अपने आप को कि हम पहले इंसान बने। जेंडर जो है कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई यहाँ पर जो है मैटर रखता है इस संगठन में। संगठन में मैटर रखता है विचारधारा उसकी, और विचारधारा के साथ हम सभी जो है चल रहे हैं। सर, जिस तरीके से हम 21वीं शताब्दी में हम महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी की बात करते हैं, तो क्या आने वाले समय में हम पुरुषों के लिए ऐसी संगोष्ठी, विचार संगोष्ठी का आयोजन करेंगे कि जिसमें हम एथिक्स समझा सकें, मर्दवाद को ख़त्म कर सकें और वो वाकई में अम्बेडकर बन पाएँ, वो वाकई में फूले बन पाएँ, तो कि समाज में नई दृष्टि प्रदान हो? देखिए मैम, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि अंबेडकर और फुले जैसा कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है आज के युग में। क्यों? क्योंकि वो जो लोग काम करके गए स्त्री समर्थन में, और ना सिर्फ स्त्री समर्थन के लिए, उनकी एजुकेशन और जो मजदूर वर्ग है, जो जो एकदम हाशिए पर खड़ा हुआ तबका, उसके लिए जो करके गए, मुझे नहीं लगता कि आज के पुरुष उस दिशा में सोच रहे होंगे। और ख़ास तौर पे वो अपने घर की औरतों के प्रति जो नज़रिया रखते हैं, ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही मतलब आई मीन टू से कि बड़ा ही सोचनीय है वो मुद्दा। क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं तो एक अलग पर्सपेक्टिव में होते हैं, एक अलग दृष्टिकोण में होते हैं, लेकिन जब हम घर में होते हैं एक अलग दृष्टिकोण में होते हैं। फुले और अंबेडकर सिर्फ एक ही दृष्टिकोण में होते थे। क्यों? जैसे घर में होते थे वैसे बाहर होते थे, इसलिए वो जनहितों की बात करते थे, सबके हितों की बात करते थे, महिलाओं की बात करते थे, शोषित समाज की बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे। तो अंबेडकर फुले जैसे तो आज के व्यक्ति नहीं हो सकते, वो भला कितना ही पढ़ ले, लेकिन उनको पढ़ने के बाद में शायद वो उस दृष्टि को समझ सके और वहाँ तक जा सके, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बहुत गिने चुने ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने हितों को छोड़ के, जो पुरुषवाद को छोड़ के, जो पैट्रियार्कल थॉट को छोड़ के
फेमिनिज्म की बात करते हैं, वुमेंस फ्रीडम की बात करते हैं, उनकी एजुकेशन की बात करते हैं, और ना सिर्फ इसके अलावा उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाते हैं, मतलब बिजनेस और काम धंधों की तरफ लेके जाते हैं। ऐसे भी पुरुष हो रहे हैं, लेकिन वो कब हो रहे हैं? जब वो इन क्रांतिकारी हमारे महान नेताओं को पढ़ते हैं। भगत सिंह भी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने भी अपनी कई सारी किताबों में लिखा उनके बारे में कि स्त्रियों को सिर्फ घर के काम काज में ही ना रखा जाए, बल्कि उनको भी बराबरी की दृष्टि से देखा जाए। और वो आज के टाइम में वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप भी एक स्त्री हैं, लड़की हैं, और आप कर रहे हैं इंडिपेंडेंट हो गया, आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी आपके फैमिली में आपके फादर या आपके ब्रदर्स ने आपको सपोर्ट किया होगा। और मुझे लगता है कि अगर उन विचारों को हम पढ़ते हैं जो हमारे महान अनुभव हैं, अंबेडकर, फुले, और क्या कहते हैं, भगत सिंह, तो हम जरूर हम स्त्रियों को थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें हम नहीं कर रहे हैं, वो विचार कर रहा है हमारा। पुरुष इसमें पीछे ही है, महिलाएं अपने दम पर ही आगे हैं। अभी हाल ही में आंकड़ा अभी कुछ महीनों पहले आया है कि भाई इस देश में जो प्रति व्यक्ति मतलब जो 100 पे 90 लड़कियां थी, अब वो 100 पे 120 हो गई है। तो ये भी एक बड़ा आंकड़ा है कि स्त्रियां आ रही हैं आगे, हर क्षेत्र में आ रही है। और इस बात को मैं यही कहूँगा कि ये हो सकता है भविष्य में, ऐसा नहीं हो सकता, ये हो सकता है जी। सर, जिस तरीके से आप दलित लेखक संघ के संरक्षक हैं, दलित साहित्य हमारे समाज में आखिर लोगों को लगता है, हमारे दर्शकों को लगता है, तमाम ज़मीनी स्तर की बात करें, उनको लगता है कि हमारे साहित्य कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, या शायद उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? आखिर हमारे समाज को कैसे साहित्य अकेडमी तौर पर कैसे मजबूती मिलेगी? क्योंकि उनको पढ़ाया कुछ और जाता है, और जब वो पढ़ेंगे नहीं कुछ और, तो अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, दलित साहित्य जो है कमज़ोर जो है नहीं है। हाँ, उस तरह से व्याकरणीय तौर से जो है लोग कहते होंगे। तो दलित साहित्य की जो नींव है वो इसी आधार पे है कि ये भोगा हुआ इतिहास लिख रहे हैं, भोगा हुआ जो है कहानी कथा लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं। तो भोगा हुआ जो यथार्थ होता है, एक आदमी को चोट लगी है, सोचिए एक आदमी को चोट लगी है, तो उसका तो संवाद जो है रुदन ही होगा। तो रुदन होगा, रुदन किस आवाज़ में हो, किस तरह से हो, किस तरह के आंसू निकलेंगे, वो डिज़ाइन नहीं होता है, वो तो होता ही है ऐसा। तो वही जो है दलित साहित्य की भी जो है एक कहें कि विधा है ये, कि हमारे को जो सदियों से जो चोट लगी है, हम उपेक्षित रहे हैं, तो उसका जो आक्रोश है उसको जो है हम जिस भी तरह से लिख रहे हैं वही हमारा दलित साहित्य है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि हम जब क्योंकि पढ़ लिख रहे हैं, पीएचडी तक कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो हमारी जो लेखनी में जो है और धार पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि जो है वो और अच्छे से जो है तरीके से चोट करे। मैं इसको इस तरह से भी कहूँगा कि एक जो है धावक है और उसको जो है मतलब ओलंपिक में जो है फर्स्ट आना है, तो वो जो है उस स्तर की जो है तैयारी करेगा, ताकि जो है वो उस दौड़ में फर्स्ट आ सके। तो वो अपनी मांसपेशियों पे भी जो है काम करेगा, वो अपने खान पान पे भी काम करेगा, अपनी जो मनोदशा है उस पर भी काम करेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि उस समय में जब वो दौड़ रहा होता है, अगर कोई उसका प्रतिद्वंदी साथी उसको जो है कोई ऐसी बात बोल दे कि वो जो है वाइब्रेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाता है, तो वहाँ पर भी उसको शिक्षित किया जाता है कि ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक रणनीति होती है कि आपको जो है पीछे करने की। तो उसी तरह से मैं समझता हूँ कि दलित जो लेखक हैं उनको भी जो है इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से जो है इसको और धारदार बना सकें। तो काम तो किया जाना चाहिए, कर भी रहे हैं काम, तो ऐसी बात नहीं है। अब तो इस तरह के जो है लेखन हो रहे हैं कि हम बराबर जो है ऐसे कलात्मक दृष्टि से भी उनको रख रहे हैं। आपने जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से धारदार बनाने की ज़रूरत है दलित साहित्य को, सर वही उसी मध्य को मैं नज़र रखते हुए बात रखूंगी अपनी, कि क्या कोई दलित मुद्दे पे अगर कोई सवर्ण जाति का या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अगर रिसर्च करता है तो वो प्रशंसा का विषय बन जाता है, लेकिन कोई दलित बच्चा वो अपना ही दर्द बयां कर रहा है, वो आखिर वो साहित्य पीछे क्यों रह जाता है, वो क्यों आगे नहीं आ पाता है, वो पुस्तकें, वो पेपर पब्लिश वो क्यों नहीं हो पाते हैं? देखिए, उस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो जो है हमने अभी इजाद करने हैं। जैसे आज आप दलित नेशनल दस्तक जो है हमारा अपना मीडिया है, तो आप हमसे बात कर रही हैं, ये बातें हमारे समाज तक पहुंचेगी। तो ये जो माध्यम होते हैं, माध्यम जो है हमें विकसित करने होंगे अपने।
और ऐसा नहीं है कि मतलब जो है जो दलित साहित्य में हम जो लोग काम कर रहे हैं उसको गैर दलित जो लेखक हैं या और लोग हैं वो लोग उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बातचीत करते हैं, संवाद हो रहा है। आप देखिए पत्रकारिता का जो रूप है आज की वर्तमान स्थिति में, उस स्थिति में जो है कितने ऐसे लोग हैं। रवीश कुमार देख लीजिए आप, जो है अविशार शर्मा देख लीजिए, अभी गुजरे हैं विनोद दुआ देख लीजिए, भाषा सिंह देख लीजिए, कितने नाम लिए जा, उर्मिला से देख लीजिए, कितने नाम लिए जा सकते हैं जो मतलब दलित मुद्दों पे बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, उनके पक्ष में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है कि इसके जो प्रसार के जो तरीके हैं जानी चाहिए, वो उस स्तर तक जो है अभी भी नहीं जाती है। अभी भी जो साहित्य अकेदमी में जो है अगर पुरस्कार दिए जाते हैं तो वो गैर दलितों को चुन चुन के दिए जाते हैं। तो वो जो है वो एक बात तो है, लेकिन बात हो रही है। उसका जैसे मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि एक ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिले हों। लक्ष्मण गायकवाड़ है, उनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ऐसा नहीं है। दूसरी भाषाओं में खूब मिले हैं, लेकिन हिंदी भाषा में हमारी टक्कर जो है हिंदी साहित्य से टक्कर है। और दलित साहित्य जो है अपने आप में एक चुनौती बन चुका है। आज जो है बिना दलित साहित्य की जो है बात आज पूरे विश्व में पढ़ाया जा रहा है। इसका कारण यह है कि ये सच्चा साहित्य है, सच्चे लोगों का जो पीड़ा के साहित्य है। और उसी में जो है स्त्री जो लेखन है हम उसमें मानते हैं कि इसमें शामिल है। तो ये तो बात है कि उतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि अपने साहित्य को जितना धारदार बना सकें, हमारे पास में टूल्स हैं, क्यों इस्तेमाल नहीं करें। हम जो है पढ़ रहे हैं, हिंदी अच्छी से अच्छी पढ़ रहे हैं, भाषाएं पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उसको इस्तेमाल करें। आपके पास में अच्छी आवाज़ है तो गीत है, तो अच्छी आवाज़ में गीत गाया जा सकता है, गा भी रहे हैं लोग। तो अच्छी आवाज़ें खोजने की ज़रूरत है, अच्छी कलम खोजने की ज़रूरत है। और उसको मुझे लगता है कि क्योंकि हमारा जो मीडिया है वही अहम भूमिका निभा सकता है। बाकी धीरे धीरे लोगों को शर्म आएगी तो वो भी करेंगे ये काम को। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल दस्तक का। ये थे हमारे साथ हीरालाल जी राजस्थानी। इनसे हमने बातचीत की और तमाम मुद्दे बताए कि किस तरीके से पुरुषों को आगे आना चाहिए, पुरुषों को अम्बेडकर की भूमिका निभानी चाहिए, पुरुषों को ज्योतिबा फूले की भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन एक बात मुझे बाबा साहब की याद आ रही है कि जब उन्होंने मुख्य नायक शुरू की थी पत्रिका, वो इसलिए की थी क्योंकि जिस समाज का दर्द है वो दर्द उस समाज को ही बयां करना पड़ेगा। इसलिए अपने साहित्य को अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए हमें मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि समाज को हम तभी कुछ ऐसा दे पाएंगे जिससे बदलाव हो और आने वाली पीढ़ियां कुछ हमसे सीख पाएं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इन सब चीज़ों को लेकर? क्या वाकई में हमारे समाज में पुरुषों को फूले अंबेडकर परिवार बनने की ज़रूरत है? क्या महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है? आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।